Hi everyone, let's talk about Knight Riders Group. कई दशकों से हम इंडियन क्रिकेट फैंस इस स्पोर्ट की अनकंडीशनल लाइफ ब्लड रहे हैं। हम सब 43 डिग्रीज की तपती अप्रैल की धूप में किलोमीटर लंबी लाइंस में सिर्फ एक प्लास्टिक टिकट काउंटर की झलक पाने के लिए खड़े रहे हैं। हम पुराने और आउटडेटेड स्टेडियम्स के कंक्रीट के बिना चाटने वाले स्टैंड्स पर बैठे, गर्म प्लास्टिक पाउचेस में मिलने वाले महंगे पानी पिए हैं और टूटे हुए टॉयलेट्स झेले हैं, अग्रेसिव स्टेडियम सिक्योरिटी का सामना किया और घंटों तक ट्रैफिक जैम्स में फंसे रहे। क्यों? क्योंकि हमें उस बैच से प्यार था, हमें अपने शहर से प्यार था, हमें अपनी टीम से प्यार था। हमें इंडियन प्रीमियर लीग को उसकी धड़कन दी, उसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेलीविजन रेटिंग्स दी और उसकी आसमान छूटी वैल्यूएशन बनाई। और आज का मॉडर्न क्रिकेट बिलियनर इस बेमिसाल कई पीढ़ियों तक चलाने वाली वफादार का बदला कैसे चुकाता है? हमारी स्लीपलेस नाइट्स और स्टेडियम हार्ट ब्रेक से कमाए गए प्रॉफिट्स को लेकर वो अपना सामान बांधते हैं, अटलांटिक पार उड़ा चलते हैं और साउदर्न कैलिफोर्निया में एक चमकता हुआ स्टेट ऑफ द आर्ट $21 मिलियन का स्टेडियम बनाते हैं। एक हैरान कर देने वाली बात सोचिए, ग्लोबल स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल, कल्चरली आइकॉनिक और फाइनेंशियली लुक्रेटिव फ्रेंचाइज में से एक होने के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स के पास ईडन गार्डन्स का एक भी ईंट का टुकड़ा अपना नहीं है। वो सीट्स के मालिक नहीं है, वो ग्रास के मालिक नहीं है, ना ही वो किसी बॉक्सेस या पार्किंग लॉट के मालिक है। इंडिया में आईपीएल फ्रेंचाइजेस असल में सिर्फ एक ग्लोरिफाइड टेनेंट्स हैं। वो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को हर साल सिर्फ 7 मैचेस के लिए स्टेडियम रेंट पर लेने के बदले में बहुत बड़ी लीज फीस देते हैं। स्टेडियम की इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल स्टेट एसोसिएशन का होता है। अगर केकेआर कोलकाता के फैंस के लिए सीट अपग्रेड करना चाहे तो उन्हें ब्यूरोक्रेसी के लेयर्स और रेड टेप के जंगल से गुजरना पड़ता है। अगर वो ग्राउंड के अंदर परमानेंट टीम म्यूजियम या हर साल या साल भर चलाने वाले फैन एक्सपीरियंस जोन बनाना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती। अपने ही घर में वो सिर्फ एक किराएदार है। लेकिन जैसे ही नाइट राइडर्स ग्रुप अमेरिकन जमीन पर कदम रखती है और मेजर लीग क्रिकेट का हिस्सा बनती है, पूरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पलट जाती है। अचानक उनका फोकस रेंट पर नहीं होता। एमएलसी और फेयर फ्लेक्स के साथ पार्टनरशिप करके वो ग्रेटर लॉस एंजल्स में 50 एकड़ जमीन अक्वायर करते हैं ताकि स्क्रैच से एक इंटरनेशनल ग्रेड क्रिकेट स्टेडियम खड़ा कर सके। जरा सोचिए, ये इंडियन फैन बेस के लिए कितना बड़ा थप्पड़ है। 15 साल से भी ज्यादा वक्त तक कोलकाता और पूरे इंडिया के फैंस ने अपनी मेहनत की कमाई केकेआर की फ्रेंचाइज, मैच टिकट्स और टेलीविजन सब्सक्रिप्शन पर खर्च की। लेकिन उस पैसों को इंडिया में एक एलीट फैन फर्स्ट फ्रेंचाइज ओन स्टेडियम एक्सपीरियंस बनाने में लगाने के बजाय या बीसीसीआई पर टीम ओन स्टेडियम्स अलाउ करने का प्रेशर डालने के बजाय ये कैपिटल कैलिफोर्निया भेज दिया गया। इंडियन फैन को एक गारंटीड अनअवॉइडेबल मैट्रिक की तरह ट्रीट किया जाता है। कॉर्पोरेट लॉजिक बहुत सिंपल है। इंडियंस तो वैसे भी देखेंगे, वो खराब स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर टॉलरेट करेंगे, हजारों स्ट्रीमिंग एड्स झेलेंगे और जर्सीज खरीदते रहेंगे। उनकी लॉयल्टी तो लॉक्ड इन है, इसलिए उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कैपिटल स्पेंड करने की क्या जरूरत है। चलो उनके पैसे लेकर अमेरिकन को अट्रैक्ट किया जाए। और बात यहाँ तक नहीं रुकती, बात जाती है लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक गेम्स तक। 128 साल के बाद ओलंपिक्स में T20 क्रिकेट की वापसी को एक रोमांटिक होम कमिंग के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि जो कॉर्पोरेट एंटिटीज अमेरिकन क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, वो ओलंपिक रिंग्स को आंखों में आंसू लेकर नहीं देख रही। वो उन रिंग्स को सिर्फ बड़े बड़े डॉलर साइंस के रूप में देख रही है। साउदर्न कैलिफोर्निया में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड बनाकर फ्रेंचाइज ने ओलंपिक अपॉर्चुनिटिज्म का एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। जब आईओसी और LA28 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को एहसास होगा कि लॉस एंजल्स के आसपास एक आईसीसी सर्टिफाइड ब्रॉडकास्ट रेडी प्रीमियम क्रिकेट वेन्यू की जरूरत है, तो उस वक्त शहर के सबसे बेहतरीन स्टेडियम की चाबी किसके पास होंगी? शाहरुख खान और नाइट राइडर्स ग्रुप के पास। इस पोजीशनिंग से होने वाला फाइनेंशियल विंडफॉल सच में हैरान कर देने वाला है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ओलंपिक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान इस स्टेडियम का इस्तेमाल करने के लिए नाइट राइडर्स ग्रुप को एक एस्ट्रोनॉमिकल लीजिंग और वेन्यू ऑपरेशन फी देनी पड़ेगी। 2 हफ्तों तक पूरी स्पोर्टिंग दुनिया की नजरें कैलिफोर्निया की इस एक खास जमीन पर टिकी होंगी। हर कैमरा एंगल, हर ड्रोन शॉट और हर एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट फीड एक ऐसा वेन्यू को दुनिया के सामने दिखाएगी जिसके हर कोने पर नाइट राइडर्स की आइडेंटिटी की मोहर लगेगी। अमेरिकन स्पोर्ट्स में नेमिंग राइट्स एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। जो स्टेडियम ओलंपिक्स में क्रिएट करती है हिस्ट्री, वो होस्ट बनेगी, वो तुरंत ही एक प्रीमियम टायर एसेट बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंचाइज उस स्टेडियम के नेमिंग राइट्स किसी ग्लोबल टेक जायंट या अमेरिका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इतनी बड़ी रकम में बेच सकेगी कि उनके सामने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप भी छोटी लगने लगेगी। लेकिन धोखा सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप गौर से देखते हैं कि ये स्टेडियम असल में किसके लिए बनना जा रहा है, तब बात और भी गहरी हो जाती है। ये स्टेडियम इसलिए नहीं बन रहा कि एवरेज NFL या बेसबॉल देखने वाले अमेरिकन को एक ही रात में क्रिकेट का दीवाना बना दिया जाए। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स इतने भी नेव नहीं है। उन्हें पता है कि किसी देश की स्पोर्टिंग डीएनए को बदलने में दशकों लग जाते हैं।
ये स्टेडियम एक बहुत ही स्पेसिफिक और हाइपर एफ्लुएंट डेमोग्राफिक को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले साउथ एशियन टेक और कॉर्पोरेट एलिट। पिछले 2 दशकों में लाखों इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज और श्रीलंकन अमेरिका शिफ्ट हुए हैं। आज ये लोग सिलिकॉन वैली की टेक कंपनीज, वॉल स्ट्रीट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ केयर सेक्टर में डोमिनेंट पोजीशंस पर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट के लिए बचपन से एक ही जलते और जुनून को लेकर बड़े हुए हैं, लेकिन आज इनकी सैलरीज US डॉलर्स में आती है। इनके पास डिस्पोजेबल इनकम की कोई कमी नहीं है, लेकिन लाइव हाई क्वालिटी क्रिकेट देखने का मौका लगभग ना के बराबर है। इसीलिए इंडिया में एक IPL टिकट कुछ 100 या कुछ 1000 रुपए का हो सकता है। ईडन गार्डन का प्रीमियम कॉर्पोरेट बॉक्स भी लोकल अपर मिडिल क्लास के लिए एक लग्जरी माना जाता है, लेकिन अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक टेक एग्जीक्यूटिव बिना 2 बार सोचे एक मैच के लिए $200 से $500 तक का टिकट खरीद लेगा। उसके बाद पार्किंग के लिए वो $50 और भी दे देगा और स्टेडियम के अंदर प्रीमियम क्राफ्ट बियर और गवर्नमेंट फूड पर भी खुशी डॉलर उड़ा देंगे। नाइट राइडर्स ग्रुप ये बात समझ ली कि यूनाइटेड स्टेट्स में हर एक फैन से मिलने वाली इकोनॉमिक रिटर्न सबर्बन इंडिया के एक फैन के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा है। लॉस एंजल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर वो असल में अपनी ही फैन बेस को जेंट्रिफाई कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि जब रूपी वाले मार्केट में कम कमाई हो रही हो तो क्यों ना एक ऐसा लग्जरी जाल बिछाया जाए जिसमें अमेरिकन डॉलर्स कमाने वाले साउथ एशियन टेक को पकड़ा जा सके। ये पूरी तरह से एक कमर्शियल पाइवोट है। अब मैच डे एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं रहा कि लोकल कम्युनिटी अपने शहर की टीम को सपोर्ट करने के लिए एक साथ आए। अब उसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रीमियम अमेरिकन स्पोर्ट एंटरटेनमेंट पैकेज तैयार करना जहां हाई नेट वर्थ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स नेटवर्किंग भी कर सके और नॉस्टैल्जिया के नाम पर क्रिकेट का महंगा एक्सपीरियंस भी खरीद सके। हम एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल शिफ्ट देख रहे हैं। हम लोकलाइज स्पोर्ट्स टीम की मौत और बॉर्डरलेस स्पोर्ट्स कॉन्ग्लोमरेट के जन्म के गवाह बन रहे हैं। एक वक्त था जब क्रिकेट टीम किसी शहर की होती थी। कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ कोलकाता की थी। प्लेयर्स उस शहर की कल्चर, उसके खाने, उसकी पहचान और उसके लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। जब टीम जीतती थी पूरा शहर जश्न मनाता था, जब टीम हारती थी पूरा शहर गम महसूस करता था। लेकिन पिछले 1 दशक में नाइट राइडर्स ग्रुप ने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे एक ग्लोबल कॉर्पोरेट एम्पायर खड़ा कर दिया जो टीम को उसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से लगभग पूरी तरह से अलग कर देता है। उन्होंने IPL के लिए इंडिया में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाई, CPL के लिए कैरिबियन में ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स बनाई, उन्होंने ILT20 UAE के लिए अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाई और उन्होंने MLC USA के लिए लॉस एंजल्स नाइट राइडर बनाया। उन्होंने एक स्पोर्ट टीम को फास्ट फूड फ्रेंचाइज मॉडल बना दिया गया है, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स की तरह। चाहे आप दुबई में हो, ट्रिनिडेड में हो, कोलकाता में हो या लॉस एंजल्स में हो, लोगो वही रहेगा, पर्पल और गोल्ड ब्रांडिंग वही रहेगी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल वही रहेगी। ये मल्टी क्लब ओनरशिप मॉडल फैन की इमोशनल इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह डाइल्यूट कर देता है। जब सब कुछ एक फ्रेंचाइज बन जाता है तो फिर कुछ भी सीक्रेट नहीं बचता। अगर लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स कैलिफोर्निया के एक $multi-million स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं तो क्या एक इंडियन में बैठा फैन उसकी परवाह करेगा? क्या उन्हें जर्सी खरीदनी चाहिए या उन्हें इस बात का गर्व महसूस करना चाहिए कि उनकी लोकल टीम के नाम का इस्तेमाल करने वाली कॉर्पोरेट एंटिटी समुद्र के उस पार करोड़ों डॉलर कमा रही है? आज के मॉडर्न क्रिकेट फैन से कहा जा रहा है कि वो एक क्रिकेट टीम को नहीं बल्कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को सपोर्ट कर रहा है, ये सब साबित करके। एक प्लेयर अप्रैल में मुंबई में पर्पल और गोल्ड जर्सी पहन सकता है, जुलाई में लॉस एंजल्स में वही पर्पल और गोल्ड पहन सकता है और जनवरी में अबू धाबी में भी वही रंग पहनकर खेल सकता है। ये साल भर चलने वाली, कभी ना खत्म होने वाली T20 क्रिकेट का साइकिल है जो धीरे धीरे इस स्पोर्ट की कहानी, उसके स्टेक्स और असली मतलब को छीन लेती है। हर बार जब ये कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है तो वो कहती है कि ये सब वो क्रिकेट को वापस देने के लिए कर रही है और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कर रही है। पर क्या वो सच में यही कर रही है? क्योंकि जब आपके कॉर्पोरेट अकाउंट्स में $21 मिलियन मतलब लगभग 200 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए पड़े हैं, तो जरा सोचिए कि इतनी बड़ी रकम इंडिया के ग्रास रूट क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। इंडिया के हजारों टायर 2 और टायर 3 शहर को याद कीजिए जहां बेपनाह टैलेंट वाले बच्चे आज भी अनइवन और डेंजरस मिट्टी के ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, घिसे पिटे इक्विपमेंट के साथ अपने सपने जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। अगर इस $21 मिलियन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी इंडिया भर में वर्ल्ड क्लास फ्री टू एक्सेस लोकल क्रिकेट अकेडमीज बनाने में इन्वेस्ट किया जाता तो अगले 50 सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट का टैलेंट पाइपलाइन मजबूत और सुरक्षित हो सकता। लेकिन इंडिया के किसी छोटे शहर में अकेडमी बनाने में कोई कॉर्पोरेट ग्लैमर नहीं है। उसके लिए आप ग्लॉसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोकल अमेरिकन पॉलिटिशियंस के साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकते, उसके लिए हॉलीवुड की ट्रेड मैगजीन्स पर फीचर नहीं मिलता।
इंडिया में ग्रास रूट्स डेवलपमेंट ना तो डॉलर डोमिनेटेड रिटर्न्स देता है और ना ही रियल एस्टेट अप्रिसिएशन। जब आईपीएल खत्म होता है तब मेजर लीग क्रिकेट शुरू हो जाती है। जब मेजर लीग क्रिकेट खत्म होते हैं तो कैरिबियन प्रीमियर लीग आ जाती है। जब वो खत्म होती है तो उसके बाद आईएल T20 यूएई में शुरू हो जाती है, फिर बिग बैश, फिर SA20 और उसके तुरंत बाद फिर से अगला आईपीएल। ये एक ऐसा करोजल है जो कभी रुकता ही नहीं। ये इस बात की निशानी है कि आज का मॉडर्न क्रिकेट एग्जीक्यूटिव तब तक चेन से नहीं बैठेगा जब तक दुनिया के हर टाइम जोन को फ्रेंचाइज क्रिकेट से भर ना दे, जब तक धरती की हर घास की पट्टी किसी स्पॉन्सर या फैंटेसी स्पोर्ट ऐप के नाम ना हो जाए। इसलिए अगली बार जब आप किसी को ब्यूटीफुली एडिटेड प्रमोशनल वीडियो में देखें जहां वो लॉस एंजल्स के इस मैग्निफिसेंट नए स्टेडियम के बारे में बड़े जज्बाती अंदाज में बात कर रहे हो, ये जब आप कैलिफोर्निया के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड पर प्रिस्टीन आउटफील्ड पर ढलती हुई शाम के ड्रोन शॉट्स देखें, तो उन्हें स्टेरी आइड वंडर के साथ ना देखिए, उन्हें उस रूप में देखिए जो असल में है। ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आपकी अटेंशन, आपके डेटा, आपके वक्त और आपके पैसों से बनाया गया है। ये एक ऐसा स्टेडियम है जो इंडिया के पैशनेट और सालों से सब कुछ सहने वाले फैंस के जज्बात और उनके खर्चों के किए गए पैसों से जनरेट हुई दौलत को निकालकर यूनाइटेड स्टेट्स में एक लग्जरी एंटरटेनमेंट एसेट बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मॉडर्न स्पोर्ट्स बिलियनर की नजरें में इंडियन फैन एक कॉन्कर्ड मार्केट से ज्यादा कुछ नहीं, एक ऐसा गारंटीड मेट्रिक जिसे हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, जबकि उनके कॉर्पोरेट एम्पायर का असली रोमांस, असली कैपिटल और असली फ्यूचर उस इंसान के साथ है जो दुनिया के किसी और कोने में बैठा हो और सबसे ज्यादा बोली लगा सके। जिस गेम से हम प्यार करते हैं वो सिर्फ ग्रो नहीं हो रहा, उसे हाईजैक कर लिया गया है और उस हाईजैक की गाड़ी में जो फ्यूल भर गया है उसका पैसा हमने दिया है। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?